पर्दे पर ये औरत खुशी से नाचती, झूमती, गाती, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी कहानी खून के आंसू रोती थी। आपको सुनकर शायद ये यकीन ना हो कि उन्हें सिर्फ 10 साल की उम्र में कैमरे के सामने इसीलिए धकेल दिया गया ताकि उसका शराबी बाप घर चला सके। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। जरा सोचिए, एक टॉप की हीरोइन जो लाखों दिलों की धड़कन है, वो अपने पति के शारीरिक शोषण से बचने के लिए शराब के नशे में डूब जाती है। जब अपने पति को छोड़कर भागती है तो एक नया आदमी उसे अपने गांव ले जाता है और 3 साल तक कैद रखता है। आखिरकार जब वो उसके चंगुल से जैसे तैसे बचकर बाहर निकलती है तो एक मैजिस्ट्रेट, जी हाँ, एक मैजिस्ट्रेट यानी अदालत का जज अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसका रेप करता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सारी बातें किसी दुश्मन ने नहीं बताई हैं। ये सारी बातें खुद उसी हीरोइन ने अपनी आत्मकथा में लिखी हैं, वो भी बिना किसी गिले शिकवे के। उसने दुनिया को ये बताया कि सिनेमा की चकाचौंध के नीचे एक देवदासी के परिवार से आई लड़की की जिंदगी किस तरीके से नोची गई। उसने दुनिया को ये बताया कि कैसे सिनेमा की चकाचौंध के नीचे एक देवदासी के परिवार से आई लड़की की जिंदगी को हर आदमी ने नोचा और इस्तेमाल किया। ये कहानी है सिनेमा के उस दौर की जब फिल्मों में काम करने वाली औरतें या तो कलावंतीन थीं या कोठे वाली, और उन्हें समाज में इज्जत तो दूर सेट पर भी भेदभाव झेलना पड़ता था। ये कहानी है हंसा वाडकर की, जिसे लोग पर्दे पर तो पूछते थे मगर असल जिंदगी में हर मोड़ पर इस्तेमाल करते गए। आज हम उस औरत के पूरे सफर को देखेंगे जिसने अपनी जिंदगी के हर रोल को आखिरी दम तक निभाया, फिर चाहे वो खुशी का हो या गम, और फिर दुनिया को बता दिया, सुनो मैं बताती हूँ। ये बात उस वक्त की है जब बंबई में रतन भालचंद्र सालगावकर नाम की एक छोटी सी बच्ची पैदा हुई। यही रतन बाद में जाकर हंसा वाडकर के नाम से मशहूर हुई। अब समझने की कोशिश कीजिए कि रतन एक ऐसे घर में पली बढ़ी जहाँ की बुनियाद ही नाच गाने की थी। उसके दादा और परदादा का ताल्लुक कलावंतीन यानी नाच गाने में माहिर और रईस दरबारी नर्तकियों से था। उनकी माँ भी देवदासी समुदाय से आती थी। घर में दादी जीजी का रुतबा चलता था, एक अमीर और दबंग महिला जिनका हर फैसला आखिरी होता था। यानी रतन ने हमेशा ही अपने आसपास मजबूत और बेबाक औरतों को देखा, लेकिन समाज की नजरों में उनके काम को कभी इज्जत नहीं मिली। बचपन में रतन को सावंतवाड़ी में एक मराठी स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी और उसे पढ़ना भी बहुत पसंद था। वो एक साधारण पारिवारिक जीवन का सपना देखती थी, लेकिन ये सपना जल्द ही टूट गया क्योंकि उसके पिता भालचंद्र को शराब की लत लग गई। वो घर के लिए एक पैसा नहीं लाते। परिवार की आर्थिक हालत तेजी से बिगड़ने लगी। माँ को लगा कि भाई मोहन तो लड़का है, उसका पढ़ना ज्यादा जरूरी है, और बस इसी तरह 10 साल की रतन को स्कूल छोड़ने के लिए कह दिया गया। घर में पैसों की तंगी दूर करने का बोझ भी उस छोटी सी रतन के कंधों पर आ गया। परिवार में पहले से ही फिल्मी दुनिया का माहौल था। रतन की एक बुआ इंदिरा फिल्मों में थी और उन्होंने ही समाज की बदनामी से बचने के लिए वाडकर सरनेम अपनाया। दूसरी बुआ केशरबाई ने ये सुझाव दिया कि रतन को भी फिल्मों में किस्मत आजमानी चाहिए। उस दौर में अच्छे घरों की लड़कियां फिल्मों में नहीं आती थी। ये काम ज्यादातर उन समुदायों की स्त्रियां करती थी जिनका पहले से कला या नाच गाने से नाता था। और इसी मजबूरी और सामाजिक कलंक के साथ रतन 13 साल की उम्र में हीरोइन बन गई। उसका नाम बदल दिया गया। रतन से वो हंसा वाडकर हो गई। 1936 में आई पहली मराठी फिल्म विजयचे लग्ने हिट रही। हंसा को जल्द ही महीने के 250 रुपए मिलने लगे और उससे घर का चूल्हा जलने लगा।
लेकिन चकाचौंध के पीछे उसका शोषण भी शुरू हो गया था। जब वो सावंतवाड़ी में रहती थी तब उसके पड़ोस में जगन्नाथ बांडारकर नाम का एक लड़का रहता था। वो हंसा से 10 साल बड़ा था। ये वही बांडारकर था जो हंसा को बार बार बुलाता और उस पर डोरी डालता और छोटी सी रतन पर शादी के लिए दबाव बनाता। महज 10 साल की उम्र में उस दबाव से बचने के लिए रतन ने हाँ कह दिया था। जब हंसा और उसका परिवार बंबई शिफ्ट हो गया तो बांडारकर भी पीछे पीछे आ गया। हंसा की माँ को लगा कि उनकी बेटी का बांडारकर के साथ चक्कर चल रहा है और उन्होंने हंसा पर गलत इल्जाम लगा दिया। हंसा को ये इल्जाम बिल्कुल गलत और नाइंसाफी भरा लगा। ये इल्जाम उसे इतना चुभा कि उसने विद्रोही रवैया अपना लिया। उसने सोचा कि जब इल्जाम लग ही गया है तो क्यों ना मैं वो काम कर ही लूं। और उस गलत आरोप से उपजे गुस्से और विद्रोह में उसने बांडारकर से नजदीकियां बढ़ा ली। जल्द ही वो 15 साल की उम्र में 3 महीने की गर्भवती हो गई। 1937 में हंसा और बांडारकर की शादी हुई। हंसा का सपना था कि अब वो घर गृहस्थी संभालेगी, फिल्में छोड़कर एक साधारण सुखी पारिवारिक जीवन जिएगी। लेकिन बांडारकर को हंसा में पैसे कमाने की मशीन दिखती थी। उसने अपनी पत्नी की सफलता को भुनाना शुरू कर दिया। उसकी खुद की थिएटर कंपनी तो चल नहीं पाई, तो उसने हंसा को फिल्में छोड़ने से मना कर दिया। बांडारकर ने हंसा के सारे फाइनेंस और फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में ले लिए। उनकी शादी एक खुशहाल रिश्ते की जगह एक डील बन गई थी। बांडारकर का व्यवहार वक्त के साथ और भी बुरा होता गया। वो हंसा पर शक करता था, हर बात पर झगड़ा और मारपीट करता था। उसका भावनात्मक और शारीरिक शोषण इतना ज्यादा था कि हंसा की हालत खराब होने लगी। तनाव और मारपीट के चलते हंसा को कई बार गर्भपात से गुजरना पड़ा, जिससे उसकी सेहत पर काफी बुरा असर पड़ा। हंसा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बांडारकर उस पर झूठे इल्जाम लगाता था और फिर विद्रोही स्वभाव की हंसा जानबूझकर वो काम करती जिसके लिए उस पर इल्जाम लगा। वो जानती थी कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान खुद उसी का होगा, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा शांत नहीं होता। साल 1942 में फिल्म मेरा गांव की शूटिंग पूरी होने के बाद हंसा ने अपनी बेटी रेखा को जन्म दिया, उनका पहला जिंदा बच्चा। बच्चे के आने से भी पति का शक और अत्याचार कम नहीं हुआ। हंसा जब घर आती अकेले खाना खाती और सुबह 3-4 बजे सोने जाती। जब भी पति से बात होती तो झगड़ा ही होता। रोज रोज के इस झमेले से बचने, उस घिनौनी फिल्मी दुनिया से भागने और पति के जहरीले व्यवहार को भुलाने के लिए हंसा ने शराब को सहारा बना लिया। वो शूटिंग के दौरान तो शराब से दूर रहती, लेकिन बाकी पूरे दिन नशे में गुजारती। एक बार कोल्हापुर में फिल्म सोन्याची लंका की शूटिंग के दौरान उसे रात में शराब की इतनी तलब लगी कि उसने वेटर से मिन्नतें की। तब पड़ोस के कमरे से जोशी नाम के एक आदमी ने उसे शराब की बोतल भेजी। हंसा अपने पति से लड़ लड़ कर बुरी तरीके से थक चुकी थी। एक दिन बांडारकर से झगड़ने के बाद हंसा ने हिम्मत की और जोशी के साथ भाग निकली। अगले कुछ दिन दोनों होटल में शराब पीते रहे। जब पैसे खत्म हो गए तो जोशी हंसा को अपने गांव ले गया। वहां हंसा को पता चला कि जोशी पहले से ही शादीशुदा है और ये उसकी तीसरी पत्नी बनकर आई है। उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। हंसा ने लगभग 3 साल तक वहां पर कैदियों जैसी जिंदगी जी। उसने चुपचाप उस गांव के माहौल को अपनाया, खेतों में काम किया और जोशी की बाकी पत्नियों और बच्चों के साथ घुल मिल गई। 3 साल बाद हंसा ने किसी तरीके से अपने पति बांडारकर को एक खत स्मगलिंग करके भेजा। बांडारकर पुलिस के साथ वहां पहुंचा और हंसा को वापस ले आया। रास्ते में उसे गवाही के लिए पास के ही शहर के मजिस्ट्रेट के दफ्तर ले जाया गया। मजिस्ट्रेट ने बांडारकर को कागज पर दस्तखत लाने के बहाने से बाहर भेजा और हंसा को अंदर रोक लिया। उस बंद दफ्तर में उस मजिस्ट्रेट ने हंसा का त्रीप किया। हंसा तबाह हो गई, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। हंसा को पता था कि अगर वो कुछ भी बोलेगी तो लोग
उस निम्न वर्ग की अभिनेत्री की बात पर यकीन नहीं करेंगी। समाज हमेशा उस पर ही उंगलियां उठाएगा। इसलिए उसने उस भयानक हादसे पर चुप्पी साध ली। इन सब घटनाओं के बाद हंसा फिर से फिल्मों और स्टेज की दुनिया में लौट आई, लेकिन अब वो भांडारकर के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसने उसे छोड़ने का फैसला किया और इससे भी ज्यादा बड़ा फैसला उसने अपनी बेटी रेखा को लेकर लिया। उसने अपनी बेटी की कस्टडी नहीं मांगी, ये जानते हुए भी कि भांडारकर शायद अच्छा पिता नहीं है। उसने अपनी बेटी को खुद से दूर रखा। उसका तर्क साफ था, वो अपनी बेटी को सिनेमा और थिएटर की उस काली दुनिया में नहीं लाना चाहती थी जिसमें उसकी जिंदगी फंसी हुई थी। ये एक माँ का भयानक बलिदान था। हंसा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो इस शोषक दुनिया में कभी भी खुद को पीड़ित की तरह नहीं देखती। वो अपने आत्मसम्मान और आजादी को सबसे ऊपर रखती थी। वो अपने आत्मसम्मान और आजादी को सबसे ऊपर रखती थी। यही वजह है कि वो कभी घुटकर नहीं जी। एक बार जब फिल्म राम जोशी की शूटिंग चल रही थी तो उसे पानी में कूदने का एक मुश्किल सीन करना था। हंसा ने डायरेक्टर बाबूराव पेंटर से अकेले में कहा कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं, इसलिए वो सीन को टाल दे। पेंटर मान गए, पर बाद में वो भूल गए और उन्होंने हंसा को जंप करने का इशारा कर दिया। सबके सामने हंसा इतनी असहज हो गई थी कि वो अपनी परेशानी नहीं बता पाई और उसे वो सीन करना पड़ा। ये छोटा सा किस्सा ये बताता है कि उस वक्त औरतों के लिए कितनी कम संवेदनशीलता और सहूलियत थी। एक और किस्सा है, जब 15 साल की हंसा शूटिंग देखने गई, वहां उस दौर की एक संभ्रांत एक्ट्रेस शोभना समर्थ मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने हंसा को देखा, उन्होंने शूटिंग रोक दी। समर्थ ने सरेआम कहा कि जब तक ये सस्ते और निम्न जाति के लोग सेट पर रहेंगे, तब तक वो काम नहीं करेंगी। हंसा को उस सामाजिक कलंक का एहसास तुरंत हो गया। वो दुखी तो हुई, लेकिन उसने कोई बखेड़ा नहीं खड़ा किया। उसने बस ये तय कर लिया कि अब वो बिना बुलाए कभी भी किसी सेट पर नहीं जाएगी। वो अपने करियर में हमेशा ही जोखिम लेने वाली, विद्रोही और मजेदार इंसान बनी रही। एक बार अपनी फिल्म पुरचे पाउल के डायरेक्टर राजा परांजपे के साथ वो रात में मर्दों के भेस में बाइक पर पुणे की सुनसान सड़कों पर घूम रही थी, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो जो चाहे वो कर सकती है। एक ऐसे ही तेज रफ्तार वाली राइड में एक एक्सीडेंट हुआ। परांजपे पूरी तरह जख्मी हो गए और हंसा को उनका साथ गंवाना पड़ा। वो एक तरफ संत जनाबाई का पवित्र रोल कर रही होती और दूसरी तरफ अपने अंदर के विद्रोही मन की बात मानकर ऐसे जोखिम लेती। करियर के आखिरी सालों में हंसा ने अपने पति भांडारकर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस मुश्किल दौर में उसे सहारा दिया एक को स्टार राजन जावले ने। हंसा उसे बाबा कहकर बुलाती थी। राजन एक दयालु और सहायक इंसान साबित हुआ। हंसा ने उसके साथ एक स्थिर जीवन पाया। वो धीरे धीरे शराब की लत से बाहर निकली और अपने जीवन में शांति लाने की कोशिश की। इसी शांति के दौर में उसने पत्रकार अरुण साधु की मदद से अपनी आत्मकथा सांगते एका लिखवाई। जब ये 1970 में छपी तो इसने तहलका मचा दिया। इस किताब में हंसा ने काफी ईमानदारी से अपनी जिंदगी की सबसे भयानक सच्चाइयां, बचपन का शोषण, पति का अत्याचार, कैद और मजिस्ट्रेट द्वारा रेप बिल्कुल तटस्थ सपाट लहजे में बयां किया। उसने ना तो खुद को विक्टिम की तरह पेश किया और ना ही किसी पर कड़वाहट निकाली। उसने बस कहा कि ये मेरा जीवन है, जैसा है वैसा मैंने जिया। इस आत्मकथा ने उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री के अंदर छुपे पुरुषवादी हक और शोषण को बेनकाब किया। अगले ही साल 1971 में 48 साल की उम्र में हंसा वाडकर की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। 1977 में डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने हंसा वाडकर की इसी आत्मकथा पर भूमिका नाम की फिल्म बनाई, जिसमें स्मिता पाटिल ने हंसा का किरदार निभाया। स्मिता पाटिल ने इस रोल के लिए नेशनल अवार्ड भी जीता। भूमिका ने हंसा के जीवन के हर पहलू को दुनिया के सामने लाकर रखा।
एक लंबे इंटरव्यू में श्याम बेनेगल ने कहा था कि हंसा वाडकर अपने जमाने की एक शुरुआती फेमिनिस्ट थी, एक ऐसी औरत जो अपनी आजादी और अपने पैसों पर हक चाहती थी और जिसने समाज के नियमों को तोड़ने की हिम्मत दिखाई। हंसा वाडकर ने अपना पूरा जीवन अपने आत्मसम्मान और इंडिपेंडेंस की चाह में बिताया। वो जानती थी कि उसे ग्लैमर, पैसा और फेम पसंद है, लेकिन वो इसके लिए अपनी आत्मा नहीं बेच सकती। इसीलिए एक लंबी और उथल पुथल भरी यात्रा के बाद हंसा वाडकर ने हमें एक बेबाक नजरिया दिया। उन्होंने हमें ये दिखाया कि चकाचौंध के पीछे एक औरत की जिंदगी कितनी दर्दनाक हो सकती है। एक ऐसा नजरिया दिया जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना उस वक्त था।